नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज हम इकोनॉमिक्स में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट, और हिंदी में इसको बोलते हैं बेरोजगारी। देखो यहाँ से दोस्तों हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमने अभी तक क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं। देखो दोस्तों, हमारे सभी सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सभी कंप्लीट है। जैसे कि दोस्तों बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स आज कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके एंड करंट अफेयर, ये सभी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारा बचा है दोस्तों एमसीक्यू सेशन, जिसमें से हमने बायोलॉजी के 300 समथिंग क्वेश्चंस किए हैं, और फिजिक्स चल रहा है दोस्तों, इसके भी कल सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आज एक वीडियो लेक्चर आएगा, उसके बाद एक वीडियो लेक्चर में हम सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। देन दोस्तों हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और उसी टाइप से हम सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि एसएससी के वेरियस एग्जाम इंक्लूडिंग एसएससी जेईई में पूछे जा चुके हैं। तो ये पूरा कोर्स दोस्तों 120 आवर्स का है, और इस 120 आवर्स में आपको ये सभी चीजें मिलने वाली है। तो मिस मत कीजिए दोस्तों, बिकॉज हमने बहुत ही अच्छे से सिर्फ एसएससी जेईई को टारगेट करके यहाँ पे चीजों को पढ़ाया है और नोट्स बनाए हैं। तो आपको इन सभी के नोट्स मिल जाएंगे, सभी वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। फीस दोस्तों बहुत ही कम है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है, और उसके बाद मुझे मैसेज करना है 9568738917 पर। फीस ऐप पे कुछ अलग है। जब आप मुझे मैसेज करेंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने पे करना है और कितना पे करना है। देखो बहुत ही कम फीस है, आपकी जेब खर्च से भी कम, और यहाँ पे आपको 120 आवर्स में सभी चीजें मिल जाएंगी। आप आसानी से 40 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। देखो 40 दिन बचे हैं, आप 40 दिन में चांस है आपके पास, अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो आपका दोस्तों प्री एग्जाम निकल जाएगा। तो यही 40 दिन आपने अच्छे से मेहनत करनी, टेक्निकल अच्छा करना है, और दोस्तों आपने टारगेट लेके चलना है 140 प्लस में, 70 प्लस टेक्निकल और 70 प्लस दोस्तों नॉन टेक। तो ये आसान तो नहीं है, बट दोस्तों इतना हार्ड भी नहीं है कि नहीं हो सकता है। अगर आपका टेक्निकल ठीक ठाक है तो दोस्तों आप 65 से 70 मार्क्स आराम से ले आएंगे। उसके बाद अगर आपने जीके जीएस को अच्छा कर लिया दोस्तों, तो आप वो 70 प्लस यहाँ पे भी आराम से ले आएंगे, और इजिली आप इस स्कोर को अचीव कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए दोस्तों, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। सभी जो डाउट है वे सभी हम आपके सोल्व करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानेंगे दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। देखो दोस्तों, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बेरोजगारी। आज तक भी ये सोल्व नहीं हुई है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और यहाँ की दोस्तों आर्थिक कंडीशन बहुत ही खराब है। तो इसलिए हमारे कंट्री में बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। आपने देखा होगा, तो वैकेंसी निकलती है और फॉर्म कितने, 10 लाख। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बेरोजगारी बोलेंगे। तो चलिए एक्चुअल डेफिनेशन देखेंगे बेरोजगारी की, और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सभी चीजों को आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है राम। ये दोस्तों कैपेबल भी है अपने काम को करने में। देखो मैंने बोला है अपने काम को, किसी और काम को नहीं। जो भी इसका फील्ड है उस काम को करने में ये कैपेबल है। इसकी डिजायर भी है दोस्तों, इच्छा शक्ति भी है काम करने की, काम भी है। फोर्थ नंबर दोस्तों, बट इसको वैल्यू प्रॉपर नहीं मिलती। तो अगर कैपेबल है, डिजायर है,
काम भी है, वो वैल्यू उस काम की प्रॉपर नहीं मिल रही है, तब भी किस कैटेगरी में आएगा, अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएगा। और अगर दोस्तों काम भी नहीं है, ये दोनों चीज है, कैपेबल भी है, इच्छा शक्ति भी है, तब भी वो किस कैटेगरी में आएगा, अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएगा। मतलब इनमें से अगर कोई भी एक चीज मिस होती है तो किस कैटेगरी में आएगा, अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएगा। लेट सपोज कैपेबल नहीं है, इच्छा शक्ति भी है, काम भी है और वैल्यू भी है, तब भी वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि दोस्तों फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन काम करना चाहते हैं बट उनका काम कुछ ऐसा है कि वे इस कंडीशन में नहीं कर सकते हैं, तो वे किस कैटेगरी में आएंगे, अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएंगे। सिंपल सा मतलब है, अगर इन चारों चीज में से एक भी चीज मिस होती है तो उसको बोलेंगे बेरोजगार। चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पे निकालने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बेरोजगारी की दर कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर यू से, और ये होगा दोस्तों अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन लेबर फोर्स। मतलब देखो पूरे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, क्या 130 करोड़ आदमी काम करते हैं या काम करने में समर्थ है, नहीं ना दोस्तों। इनमें से लेट्स सपोज हमने माना कि 50 करोड़ आदमी कैपेबल है काम करने के लिए, उनकी इच्छा शक्ति भी है बट उनको प्रॉपर काम नहीं मिल पाता है, तो ये जो 50 करोड़ है ये आ जाएगी दोस्तों लेबर फोर्स में, लेबर फोर्स में। और जितने यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है उनको हम ऊपर रखेंगे और इस 50 करोड़ को नीचे। लेट्स सपोज 1000 की बात कर रहे हैं, 1000 लोगों में से 900 लोगों को काम मिल पाता है, 100 लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, तो यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयड रेट कैसे निकालेंगे, 100 अपॉन 1000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 10%। तो इस टाइप से आप अनएम्प्लॉयमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है और डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले के रूप में भी पूछ लेता है। चलिए अब हम मेजर करने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को इंडिया में। मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैसे दोस्तों मेजर की जाती है और कौन मेजर करता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इट इज डन बाय एनएसएसओ। एनएसओ दोस्तों इसको मेजर करता है। अब देखो 2019 की बात करें, 2019 से पहले दोस्तों इसको मेजर करता था NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। बट 2019 के बाद इसको दोस्तों मर्ज कर दिया गया CSO के साथ और एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या फिर ऑर्गेनाइजेशन। आज के टाइम में दोस्तों इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने की जिम्मेदारी किसकी है, ये है NSO की। तो सभी को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं NSSO को। NSSO दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये कब बना था, ये बना था 1950 में और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे CSO की, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये बना था दोस्तों 2 मई 1951 में। देखो डेट भी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें पूछी जाती हैं। 2 मई 1951 इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली है। और फिर बात करेंगे NSO की, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना दोस्तों, ये बना 23 मई 2019 को। कैसे बना दोस्तों, NSO और CSO को दोनों को मिला के बनाया गया NSO, ठीक है। आज के दौर में दोस्तों जो अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करता है वो कौन है, NSO। तो अगर आपको डेट मेंशन मतलब डेट मेंशन कर रखी है क्वेश्चन में कि बिफोर 2019, तो ये हो जाएगा आपका NSSO। बट अगर डेट मेंशन नहीं है तब आपने यही लगाना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है इन करंट मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डन बाय NSO। फिर हम बात करेंगे दोस्तों किस बेसिस पे ये अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे
ये 3 टाइप से मेजर करते हैं, 3 टाइप से दोस्तों मेजर करते हैं, एक डेली बेसिस पे, एक वीकली बेसिस पे और एक एनुअली बेसिस पे दोस्तों। मतलब कि डेली मतलब दैनिक, और वीकली मतलब साप्ताहिक, और एनुअली मतलब कि सालाना। इन 3 बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट मेजर की जाती है। चलिए बात करेंगे दोस्तों डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे दोस्तों एक दिन के बेसिस पे हम अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने जा रहे हैं। लेट सपोज आप दोस्तों हाफ डे काम करना चाहते हैं, तो कब आपको बोला जाएगा कि आप एम्प्लॉयड हैं? अगर आपको 1 से 4 घंटे का काम मिल जाता है इस हाफ डे में, अगर आपको 1 से 4 घंटे का काम मिल जाता है इस हाफ डे में, तब आपको बोला जाएगा कि आप एम्प्लॉयड हैं, आप बेरोजगार नहीं हैं। और अगर आपको 1 घंटे से कम काम मिलता है तब आप दोस्तों क्या होंगे? बेरोजगार होंगे। वहीं पे फुल डे वर्क की बात करें तो 5 से 8 घंटे इंपोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम बात करेंगे साप्ताहिक या वीकली। तो यहाँ पे हम 7 दिन का एवरेज निकालने वाले हैं। आपने 7 दिन में कितना काम किया उसका एवरेज। अगर आपको 48 घंटे, मिनिमम 48 घंटे का काम मिल रहा है, उससे ऊपर या फिर 48 घंटे, तो आप दोस्तों एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएंगे, आप बेरोजगार नहीं होंगे। अगर आपको दोस्तों 48 घंटे से कम काम मिल रहा है, ऑन एवरेज 7 दिन का काम 48 घंटे से कम मिल रहा है, तो आप क्या होंगे? बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड होंगे। वहीं पे दोस्तों एनुअली बात करें तो एक साल में 365 दिन होते हैं और हर दिन 24 घंटे होते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आपको इस 365 दिन में से 273 दिन काम मिलता है और आपका काम कितना है दोस्तों? डेली 8 घंटे, तो आपको बोला जाएगा कि आप क्या है दोस्तों? एम्प्लॉयड है। वरना आप दोस्तों किसी कैटेगरी में आएंगे? अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएंगे। फिर हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। बेरोजगारी की दर इंडिया में कितनी है, कहां पे ज्यादा है, कहां पे कम है दोस्तों, और कब मैक्सिमम थी? इन सभी चीजों की चर्चा करने वाले हैं। देखो दोस्तों, बुक्स में यहाँ पे क्या लिखे रहते हैं? डेटा लिखे रहते हैं, बट वो उसी टाइम के डेटा है जब पब्लिक की गई थी बुक। उसको आपने याद नहीं रखना, क्योंकि ये टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। आपने यहाँ पे याद रखना है अर्बन एरियाज में दोस्तों जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रूरल। मतलब कि शहरी इलाकों में आपको बेरोजगारी की दर ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू विलेज। ये आपने याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाईएस्ट रेट दोस्तों कहां पे है? उत्तराखंड में, बिकॉज ऑफ हिली एरियाज। आपको पता है उत्तराखंड कैसा एरिया है दोस्तों? मोस्टली हिली एरियाज है, प्लेन एरिया बहुत कम मिलते हैं। और आपको पता है प्लेन एरियाज में ही सबसे ज्यादा स्टार्ट की जाती है फैक्ट्रीज, कंपनीज। ये सभी चीजें कहाँ पे मिलती है? प्लेन एरियाज में ही देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा दोस्तों एग्रीकल्चर भी कहाँ पे होता है? प्लेन एरियाज में होता है। उत्तराखंड में प्लेन एरियाज कम है, इसलिए दोस्तों पॉपुलेशन के हिसाब से दोस्तों प्रोपोर्शन हम पॉपुलेशन का लेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर हाईएस्ट रेट है। लोवेस्ट रेट कहाँ पे दोस्तों? आसाम में है। कितना? 1.2% के समथिंग है, डेटा आपने याद नहीं रखना है। और अगर मैक्सिमम रेट की बात करें आज तक हमारे इंडिया में, देखो ये तो बात हुई दोस्तों हम राज्य के हिसाब से बात कर रहे हैं, स्टेट के हिसाब से। और अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो अब तक सबसे ज्यादा रेट रहा है कोविड-19 के दौरान। ड्यूरिंग कोविड-19 कितना दोस्तों? 23%। देखो आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान बहुत सी जॉब छूटी, तो उस टाइम बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा थी, क्योंकि सभी ऑक्यूपेशन बंद थे, चाहे वो फैक्ट्री हो, सरकारी काम हो, प्राइवेट काम हो, सभी बंद थे दोस्तों। तो उस टाइम सबसे ज्यादा जॉब लॉस हुई। तो इस टाइम दोस्तों इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही 23%। चलिए बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी के प्रकार। यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। देखो दोस्तों 4 चीजें लेते हैं, कैपेबिलिटी,
दूसरा डिजायर, तीसरा वर्क, और चौथा दोस्तों वैल्यू, उस काम की वैल्यू। अगर दोस्तों आप कैपेबल हैं, आपके पास काम है, मतलब काम आपको मिल सकता है और उसके प्रॉपर पैसे भी आपको मिलेंगे, बट आप काम नहीं करना चाहते हैं, आप दोस्तों निठल्ले हैं, आप काम नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी बेरोजगारी को बोलेंगे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, और हिंदी में बोलेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी, जो आपने खुद से पैदा की, जो आपने खुद से पैसा पैदा की है। आप काम करने में समर्थ हैं, आपको उस काम के पैसे भी मिल जाएंगे, काम भी है, बट आप नहीं करना चाहते, उसको बोलेंगे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। फिर बात करते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की। तो देखो, आपकी कैपेबिलिटी भी है, डिजायर भी है, इन दोनों में से एक मिस है, या तो काम है वैल्यू नहीं है, वैल्यू है काम नहीं है, मतलब आप काम तो करना चाहते हैं, काम आपके पास नहीं है, तो उसको बोलेंगे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं, अब हम कंट्री के बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करेंगे दोस्तों, किस किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो यहाँ पे हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, जैसे कि यूएस, यूके, चाइना, इन जैसे देशों में किस टाइप की बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे है दोस्तों टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आती है? ड्यू टू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी। भाई देखो, आपने देखा होगा पहले से कंप्यूटर नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, बट जब वो कंप्यूटर आए दोस्तों, तब रोजगार की कमी हो गई। कैसे दोस्तों? भाई देखो, जब न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो लोग उसके लिए अवेयर नहीं होंगे, लोग अवेयर नहीं होंगे तो उनकी जॉब चली जाएगी। जब नहीं सीखेंगे उसको, तब दोस्तों उनको फिर से जॉब मिल जाएगी। जैसे कि पहले क्या था, पेपर और पेन का काम हुआ करता था, बैंक लो या कोई भी सरकारी या प्राइवेट दफ्तर हुआ करता था, तो उसमें दोस्तों पेन और कागज का काम था, कंप्यूटर नहीं थे। पर जैसे ही कंप्यूटर आए, लोग अवेयर नहीं थे उनके बारे में, टेक्नोलॉजी को जानते नहीं थे, तो उनकी जॉब चली गई, और फिर से जब ये जाने उसको, फिर से जॉब मिल गई। फिर जॉब बढ़ती है, फिर क्या करते हैं दोस्तों, जॉब बढ़ती है, पहले जॉब कम थी, फिर छूटी, फिर बढ़ी। ये ऐसी कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि आपको डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलती है। फिर बात करेंगे दोस्तों साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों ये कैसी होती है? मतलब यहाँ पे आपको जॉब है, आपकी जॉब छूट गई, फिर से आपको मिल गई, ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये कब आता है दोस्तों? ये आता है रिसेशन के टाइम पे, मंदी के टाइम पे ये अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलती है, जो कि कहां पे मिलेगी? डेवलप्ड कंट्री में देखने को मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पे मैंने लिखा है दोस्तों साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स इन इंडिया आर नेग्लिजिबल। तो दोस्तों इंडिया जैसी कंट्री में या इंडिया में साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो बहुत ना के बराबर है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। देखो दोस्तों, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है, लेट सपोज आप टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको मिले हैं 30,000 रुपये मंथली, आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका जो काम है उसके ज्यादा आपको पैसे मिलने चाहिए। तो आप क्या करते हैं दोस्तों, आप यहाँ से जॉब छोड़ देते हैं, आप जाते हैं जियो के पास, वहां पे वैकेंसी नहीं है या फिर आपको काम नहीं मिलता है। फिर आप क्या करते हैं, दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हैं, वहां पे भी आप रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, तीसरी कंपनी में अप्लाई करते हैं, वहां पे आपको जॉब मिल जाती है। और ये जो टाइम बीता है दोस्तों, ये जो टाइम आपने वेस्ट किया है, इस टाइम में जो आपकी जॉब छुटी है, जो आप जॉबलेस थे दोस्तों, तो इसी जॉबलेस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी डेवलप्ड कंट्री की। अब हम बात करेंगे दोस्तों अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, जैसे कि दोस्तों इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन जैसे देशों में, इन जैसी कंट्रीज में किस टाइप की
बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि शहरी बेरोजगारी, एक दोस्तों रूरल मतलब कि ग्रामीण बेरोजगारी। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में हम इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, सिंपल सा है भाई, इंडस्ट्रीज में काम नहीं है, आप गए, आपने देखा पहले से ही वैकेंसी सभी फिल है, तो आपको काम नहीं मिलेगा, तो ऐसी बेरोजगार को क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है, या कोई कंपनी बंद हो जाती है, सारे वर्कर को निकाल दिया जाता है, लॉस आ जाता है, तो ये सभी चीजें किसमें आएंगी, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगी, जो कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का एक पार्ट है। फिर दोस्तों बात करते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब मिसमैच होता है किस किस के बीच में, स्किल्स और वर्क के बीच में। मतलब आप जिस काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी आपको स्किल नहीं है, आप उसके लिए कैपेबल नहीं है, या फिर आप कैपेबल तो हैं और आपको आपकी कैपेबिलिटी के आधार पे वो काम नहीं मिल पाता है, आपकी कैपेबिलिटी के आधार पे वो काम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे मिसमैच हो रहा है आपकी स्किल और वर्क के बीच में। जैसे कि दोस्तों, आपने पीएचडी कर रखी है और आप ग्रुप डी का फॉर्म भर दो, तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आप खुश हो जाएंगे। बट दोस्तों जरा सोचिए, आपने पीएचडी क्यों की, ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो 10th के लड़के भरते हैं, 10th स्टूडेंट भी भरते हैं, और आपने भी दोस्तों उस जॉब को लिया है, तो आप में और 10th वाले में क्या फर्क रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और ये कहां पे मिलती है, अंडर डेवलप्ड कंट्री जैसे कि दोस्तों पाकिस्तान, बांग्लादेश, और डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया। यहाँ पे आपने एक चीज पकड़ी होगी, नोट की होगी, यहाँ पे हम सारी बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम की। मतलब अगर पुअर एजुकेशन लेवल है तभी दोस्तों ऐसा होगा, और पुअर एजुकेशन लेवल आपको डेवलप कंट्री में नहीं मिलेगा, यह आपको डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री में देखने को मिलता है। चलिए, ये तो बात हुई दोस्तों अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की। अब हम बात करेंगे ग्रामीण बेरोजगारी की, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो इसमें एक होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी। लेट सपोज छिपी हुई बेरोजगारी हम किसको बोल रहे हैं दोस्तों, लेट सपोज हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। एक खेत है जिसको दोस्तों दो भाई मिलके काम कर रहे हैं, जिस और आराम से काम करते हैं, 7-8 घंटे काम करते हैं दिन में, और इसमें अच्छी पैदावार, जितनी इनकी इफिशिएंसी है इस खेत की पैदा देने की, उतनी ये यहाँ से पैदावार ले रहे हैं। वहीं पे दोस्तों इसका तीसरा भाई आ जाता है, वो बोलता है कि मैं भी इसमें काम करूंगा। इसका चौथा भाई आ जाता है, पांचवा आ जाता है, 20 आ जाए, 50 आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे दो इसके लिए कैपेबल थे। अब जो एक्स्ट्रा आएंगे दोस्तों, वे काम तो कर रहे हैं, उनको रोजगार तो मिला है दोस्तों, बट एक्चुअल में वे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे हैं। इस बेरोजगारी को बोलेंगे छिपी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल एम्प्लॉयड आर मोर देन एक्चुअल नीडेड, एक्चुअल नीड से ज्यादा हो जाए। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी दोस्तों आपको ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलती है, विलेजेस में देखने को मिलती है। कैसे दोस्तों, भाई देखो, आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर में हमेशा तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, कुछ टाइम ऐसा होता है जब सीजन नहीं है फसल का, तो आप फ्री रहेंगे, आप जॉबलेस रहेंगे। भाई देखो, अगर गेहूं की बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि गेहूं पूरे साल बोया जाता है, वो काटा जाता है। या फिर लेट सपोज हम बात कर रहे हैं गेहूं की या वीट की। आपने दोस्तों खेत तैयार किया, आपने बो दिया इसको, आपको काम मिला, जैसे ही ये थोड़ा बड़ा हुआ आपका काम घटता चला जाएगा, फिर आपके पास काम कब आएगा, जब इसकी कटाई होगी। तो ये जो सीजनल आपको जॉब मिल रही है और फिर से जॉब चली जा रही है, इसी बेरोजगारी को क्या बोलेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट
लॉन्च करती है टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, मतलब कि रोजगार को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार दोस्तों कुछ स्कीम लॉन्च करती है। तो इन स्कीम को एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है दोस्तों ट्राइशेम, ये बना 1979 में और इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का व्यवसाय चलाने के लिए दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण जो यूथ हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे अवेयर हो सके दोस्तों और वे अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट चालू कर सके, खुद का व्यवसाय चालू कर सके। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, इसमें 18 से 35 साल के जो भी यूथ थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और इसमें कौन कौन से आते थे? इसमें आते थे दोस्तों वोमेन एंड यूथ बिलोंगिंग टू SC एंड ST कैटेगरी। तो महिलाओं को यहाँ पे दोस्तों ट्रेनिंग दी गई। SC ST के जितने भी यूथ थे दोस्तों उनको ट्रेनिंग दी गई, जो कि 18 से 35 साल के बीच में फॉल करते। उसके बाद हम बात करेंगे IRDP की। इसका फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, 3 स्टार लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बना 1980 में, ईयर इंपोर्टेंट है। और इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP। का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? टू क्रिएट फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज, मतलब कि ग्रामीण इलाकों में फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को दोस्तों क्रिएट करना, वहां पे व्यवसाय को, वहां पे रोजगार को क्रिएट करना। चलिए फिर बात करते हैं हम जवाहर रोजगार योजना। ये बना था दोस्तों 1989 में। कैसे बना? यहाँ पे 2 प्रोग्राम को मिला के इसको बनाया गया। एक प्रोग्राम था दोस्तों RLEGP, जिसका फुल फॉर्म है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, और दूसरा था दोस्तों NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। देखो यहाँ पे दोस्तों लैंडलेस, जो भी लैंडलेस थे रूरल एरियाज में, उनको दोस्तों यहाँ पे रोजगार दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के बनाया गया जवाहर रोजगार योजना 1989 में। चलिए आगे बात करते हैं मनरेगा की। ये आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा, क्वेश्चन मनरेगा से पूछा जाता है। तो मनरेगा दोस्तों इसका फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है और ये कब बना? 2005 में बना। इसका इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है दोस्तों महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो ये इसका इंपोर्टेंट, मतलब ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, जो कि इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बात करेंगे इसमें दोस्तों क्या था मनरेगा में। जो भी वीकर सेक्शन थे, वीकर सेक्शन का मतलब है जो कि पुअर्टी लाइन से नीचे थे, जिनके पास रोजगार नहीं था। ठीक है, वे कैपेबल थे रोजगार लेने में, बट दोस्तों उनके पास रोजगार नहीं था। तो वहां पे उनको पूरे साल में 100 दिन काम दिया जाएगा और उसके पैसे दिए जाएंगे। लेट्स सपोज एक दिन के 400 रुपए दिए जा रहे हैं। बट आपने देखा होगा दोस्तों, हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हमको पता है वहां पे क्या होता है दोस्तों, प्रधान क्या करता है, सिर्फ फ्रॉड करता है। एक आदमी का 40,000 रुपये निकल रहा है पूरे साल का, बट वो काम ही नहीं कराता है और ये सभी फ्री रहते हैं। पैसा तो आएगा, सरकार के पास पैसे आएगा, क्योंकि वे क्या कर रहे हैं, वे काम दिखा रहे हैं कि हमने ये तालाब साफ करवाया, ये सड़क ठीक करवाई, ये काम कराया, वो काम कराया। बट दोस्तों एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। तो ये पैसे तो आएंगे, अकाउंट में आएंगे ये पैसे, बट प्रधान क्या करेगा, इस पर्सन को 4 से 5,000 रुपए देगा और बाकी के 35,000 रुपए अपनी जेब में रख लेगा। इसमें से थोड़े बहुत सिक्योरिटी को भी दे देता है। तो ये दोस्तों इस टाइप का करप्शन इंडिया में होता है। तो देखो सरकार ने तो अपना काम किया, 40,000 रुपए दिए। अगर ये उस काम को कराता तो गांव का विकास होता, देश का विकास होता। बट ये किसका विकास कर रहे हैं? अपना विकास कर रहे हैं। तो इस टाइप का दोस्तों करप्शन इंडिया में देखने को सबसे ज्यादा मिलता है।
चलिए फिर बात करेंगे हम पीएम के वी वाई। इसका फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कैसे पूछेगा ये दोस्तों, आपसे फुल फॉर्म पूछेगा इसका, और दूसरा पूछेगा ये किससे रिलेटेड है, तो आपने बताना है ये रोजगार से रिलेटेड है, ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ये 2015 में लॉन्च किया गया दोस्तों। इसका ऑब्जेक्टिव था इनेबल द यूथ ऑफ ए कंट्री टू टेक अप इंडस्ट्रियल रिलीवेंट स्किल ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू एक्वायर ए सिक्योर्ड बेटर लिवहुड। मतलब कि जो इंडस्ट्रीज स्किल्स थी उनको लोगों को सिखाना, यूथ को सिखाना, जिससे कि वे दोस्तों अपना बेहतर जीवन जी सके। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट है आपका दोस्तों स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016। ठीक है, पूछेगा किससे रिलेटेड है, तो आपने बताना है ये रिलेटेड है दोस्तों रोजगार से। ठीक है, फिर बात करेंगे दोस्तों नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2014 में इसको लॉन्च किया गया, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। फिर है दोस्तों यहाँ पे पीएम गरीब कल्याण योजना, जिसको 2016 में लॉन्च किया गया। इसमें दोस्तों टारगेट क्या रखा गया कि हम 2020 तक हर गरीब को दोस्तों, पुअर फैमिली को 5 केजी वीट और राइस प्रोवाइड कराएंगे और 1 केजी दाल पल्सेस प्रोवाइड कराएंगे। और इसमें दोस्तों कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट रखा गया, 19,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये पीएम गरीब कल्याण योजना है। इसके बाद आपका, तो ये दोस्तों कुछ मिशन थे, कुछ स्कीम थी जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप इस पूरे कोर्स का 120 आवर्स के कोर्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, अभी भी टाइम है दोस्तों, टाइम नहीं निकला है, आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी। देखो बुक्स में क्या होता है, बुक्स में आपने देखा होगा एक तो वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, दूसरा दोस्तों सभी चीजें एक जगह प्रोवाइड करा देते हैं, इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है पढ़ने में, ना ही देखने में, तो मजा नहीं आता है। और जब मजा नहीं आएगा तो चीजें याद नहीं होगी, आप जल्दी भूल जाएंगे और बोर हो जाएंगे। पर मैंने क्या किया है दोस्तों, हर एक चीज को सेपरेट किया है और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है, जिससे कि आप अगर अपने आप से भी पढ़े उस चीज को तो आसानी से आप उसको याद कर सकते हैं और आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमसे, फीस बहुत ही कम है। मेरा नंबर है दोस्तों 9568738917, और आपने क्या करना है, प्ले स्टोर से कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।